Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Digital Banking Unit DBU. हम जानेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में. PM dedicated 75 digital banking unit to the nation. The plan was announced in budget 2022-23. PM ने डेडिकेट किया है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को नेशन के लिए. ये जो प्लान था इसको अनाउंस किया गया था बजट के दौरान 2022-23 के सेशन में. DBU डिजिटल बैंकिंग यूनिट के बारे में हम जान लें. A digital banking unit is a specialized unit or hub having a certain minimum digital infrastructure for delivering digital banking product and service such as ATM, access to internet banking, digital account opening, etc. जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है ये एक स्पेशलाइज यूनिट या हब होता है जहां पे कुछ मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ताकि डिलीवर किया जा सके डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को, जैसे कि एटीएम हो गया, एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग का, डिजिटल अकाउंट ओपनिंग और कुछ फैसिलिटीज. इट इज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक. ये जॉइंट इनिशिएटिव है आरबीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन और पार्टिसिपेटिंग बैंक का. As per RBI, commercial bank other than regional rural bank, payment bank and local area bank with past digital banking experience are permitted to open DBU. और जो कमर्शियल बैंक है अदर देन रीजनल रूरल बैंक को छोड़ के, पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक को छोड़ के, जो पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है उसको परमिट किया जाता है ओपन करने के लिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट को, यानी उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है. DBU विल बी ट्रीटेड एज एन बैंकिंग आउटलेट. और डिजिटल बैंकिंग यूनिट को ट्रीट किया जाता है एक बैंकिंग आउटलेट के तौर पर ही. क्या एडवांटेज है इसका? नियो बैंकिंग और डिजिटल बैंक एक्सेल एट प्रोडक्ट इनोवेशन एंड ऑफर फार बेटर डिजिटल सॉल्यूशन कंपेयर टू कन्वेंशनल बैंक. It will further provide 24/7 banking, paperless banking and ensure digital literacy. जो नियो बैंक या डिजिटल बैंक है वो एक्सेल करता है प्रोडक्ट इनोवेशन पे. ये ऑफर करता है काफी बेटर डिजिटल सॉल्यूशन को अगर हम इसको कंपेयर करें कन्वेंशनल बैंक से. तो ये प्रोवाइड करता है 24/7 बैंकिंग, पेपरलेस बैंकिंग और इंश्योर करता है डिजिटल लिटरेसी को. लेकिन कुछ चिंता भी है, तो क्या है वो भी हम जानेंगे. सिर्फ 27% जो हमारा पॉपुलेशन है वो डिजिटली लिटरेट है. कमी है गुड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में कमी है पार्टनरशिप में एनबीएफसी और शेड्यूल बैंक के साथ. ये सारे कुछ प्रॉब्लम है जिसको टैकल कर लिया जाए तो अचीव किया जा सकता है जो टारगेट है उसको, और ये काफी ज्यादा बूस्ट करेगा हमारे ग्रोथ में. ये आप देख सकते हैं डिजिटल बैंकिंग यूनिट. डीबीयू स्पेशल ब्रांचेस होगा डिलीवर करने के लिए डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट को. डीबीयू टोटली पेपरलेस होगा. ये जो है एक्ट करेगा एक डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर के तौर पे. यहाँ पे हैसल फ्री अकाउंट ओपन किया जा सकेगा ई-केवाईसी और वीडियो केवाईसी के माध्यम से. 24/7 कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया जा सकता है यहाँ से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस 2022. पीआईबी के न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस कारण. जो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में जानेंगे. नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस 2022 वाज हेल्ड रिसेंटली. अभी हाल ही में आपका नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉन्फ्रेंस 2022 का हुआ है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी रिफर्स टू क्रिएशन ऑफ द माइंड सच एज इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन, सिंबल, नेम, इमेजेस used in comments that is novel, inventive and industrial application not relating to atomic energy. They are not patentable under Patent Act 1970. और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी है ये रिफर करते हैं हम क्रिएशन को लेकर माइंड, जैसे कि इन्वेंशन हो गया, लिटरेसी या आर्टिस्टिक वर्क हो गया, डिजाइन हो गया, सिंबल हो गया, नेम या इमेज हो गया, जिसका उपयोग किया जाता है कमर्स करने के लिए नोबल, इन्वेंटिव या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जो कि रिलेटेड नहीं होगा एटॉमिक एनर्जी से. ये पेटेनेबल है अंडर पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत. प्रॉब्लम क्या है? इंडिया लैक स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, पायरेसी इज रैम्पेंट, पेटेंट प्रोसेसिंग इज कम्बरसम एंड लैक ए ग्रीवेंसिव रिट्रेसल मैकेनिज्म आफ्टर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड वाज एबोलिश. और इंडिया में कमी है स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की, पायरेसी बहुत ज्यादा होता है, पेटेंट प्रोसेस जो है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, और जो प्रॉब्लम है ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म को लेके ये सारे कुछ इश्यू है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड है वो एबोलिश किया गया. India stayed at 40 out of 130 country in the Global Innovation Index 2022 ranking. The government want to bring it within the rank 10 country. जो इंडिया का रैंक क्या वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो इंडिया का रैंक 40 है आउट ऑफ 130 कंट्री पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के रैंकिंग में. गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो इंडिया का रैंक 10 कंट्रीज के अंदर में लेते आए, टॉप 10 कंट्रीज में लेते आए. इनिशिएटिव फॉर आईपीआर इन इंडिया. क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है आईपीआर के लिए भारत में? फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम, कपिला स्कीम, फंड फॉर कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर फाइलिंग पेटेंट, नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 एम्स फॉर क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया. तो जो कुछ इनिशिएटिव लिया गया है इसके लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन को. पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम चलाया गया है. कपिला स्कीम जो है इसमें फंड दिया जा रहा है कॉलेज यूनिवर्सिटी को ताकि वो फाइल कर सके पेटेंट को.
कपिला स्कीम किस चीज के लिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेशनल आईपीआर पॉलिसी जो है 2016 का, जिसका मकसद है क्रिएटिव इंडिया और इनोवेटिव इंडिया के ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को। जानेंगे हम इसके बारे में, फिर वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है क्या, क्या मकसद था इसके पीछे, सब समझेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ऑल्सो नोन एज वन नेशन वन फर्टिलाइजर, ड्यूरिंग द 2-day इवेंट पीएम किसान समृद्धि सम्मेलन 2022। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना को, जिसको कि हम वन नेशन वन फर्टिलाइजर के नाम से भी जानते हैं। जो 2 दिन का इवेंट था पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का, उस दौरान इसको लॉन्च किया गया। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, अंडर इट फर्टिलाइजर कंपनी मस्ट मार्केट ऑल सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर अंडर अ सिंगल ब्रांड भारत। इसके अंतर्गत जो फर्टिलाइजर कंपनी है वो मार्केट करेंगे सारे सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को एक सिंगल ब्रांड नेम भारत के अंतर्गत। विद द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम इंडिया विल हैव ए कॉमन बैग डिजाइन अक्रॉस द कंट्री लाइक भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके एंड सो ऑन। इस लॉन्च के बाद इस स्कीम के इंडिया का एक कॉमन बैग डिजाइन होगा पूरे कंट्री के लिए, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके एंड बाकी सबके लिए भी। रैशनल बिहाइंड द स्कीम, क्या मकसद है इस स्कीम के पीछे? The rationale is that since fertilizer of a particular category must meet the nutrient content specification of the fertilizer control order, there is no product differentiation among different brands for each type of fertilizer. Rationale इसके पीछे ये है कि जो फर्टिलाइजर है पार्टिकुलर कैटेगरी का, वो पूरा करे न्यूट्रिएंट कंटेंट को, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर है उसका, लेकिन कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं है अलग अलग ब्रांड को लेके, इस टाइप ऑफ फर्टिलाइजर को लेके, इस कारण इसको किया गया है। Also, brand preference by farmer have resulted in fertilizer supply delay to farmer and an extra burden on the exchequer due to increased price subsidy needing to be paid for the long distance criss-cross movement of the fertilizer. और जो ब्रांड प्रेफरेंस किया जाता है फार्मर के द्वारा, इसके कारण क्या होता है, फर्टिलाइजर सप्लाई में डिले होता है और ये एक्स्ट्रा बर्डन होता है एक्सचेकर के ऊपर, क्योंकि जो प्राइस सब्सिडी है वो बढ़ जाता है लॉन्ग डिस्टेंस क्रिस क्रॉस मूवमेंट के कारण फर्टिलाइजर का। ड्रॉबैक ऑफ द स्कीम, क्या ड्रॉबैक है इस स्कीम का? इट विल डिसइंसेंटिवाइज फर्टिलाइजर कंपनी फ्रॉम अंडरटेकिंग मार्केटिंग एंड ब्रांड प्रमोशन एक्टिविटी। ये जो है डिसइंसेंटिवाइज करेगा फर्टिलाइजर कंपनी को मार्केटिंग और ब्रांड promotion activity से। blame on the government, currently in case of any bag or batch of fertilizer not meeting the required standard, the blame is not put on the company। अभी क्या है कि कोई भी बैग या बैच जो है फर्टिलाइजर का अगर वो पूरा नहीं करता है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को, तो ब्लेम किसके ऊपर आता है? कंपनी के ऊपर। लेकिन अब क्या होगा, ब्लेम गवर्नमेंट के ऊपर आएगा, क्योंकि सब में भारत लिखा हुआ है, कंपनी आपको पता नहीं चलेगा। बट नाउ दे मे बी पास ऑन फुल्ली टू द गवर्नमेंट, लेकिन अब क्या है, ये ब्लेम पूरी तरीके से गवर्नमेंट में हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रेन रैक। तो जो एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रेन रैक है इसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट इंडाइजेनियसली मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रेन रैक इंडक्टेड इनटू रेलवे। पहला जो इंडाइजेनियसली मैन्युफैक्चर एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रेन रैक है, इसको इंडक्ट कर लिया गया इंडियन रेलवे पे। A rake in a train is in line of couple passenger coaches, freight wagon or rail car, excluding the locomotive, that typically move together. One rake can have around 40 to 58 wagon attached to it. जो रेक होता है ये आपका ट्रेन होता है जो कि कपल पैसेंजर कोच, फ्राइट वैगन या रेल कार हो सकता है, लेकिन इसमें लोकोमोटिव नहीं आते हैं, जो कि टिपिकली एक साथ मूव करते हैं। एक रेक जो होता है वो 40 से 58 वैगन्स का होता है जो कि उसमें अटैच होते हैं। प्रीवियसली मेड ऑफ स्टील, एल्यूमिनियम रेक्स हैव द फॉलोइंग एडवांटेज। पहले ये स्टील से बनता था, लेकिन एल्यूमिनियम रेक का कुछ एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है तो ये पता होना चाहिए। लाइटर है ये, मोर स्पीड, लोअर एनर्जी कंजम्पशन एंड हायर फ्राइट कैरिंग कैपेसिटी। लाइटर होने के कारण स्पीड बढ़ेगा, एनर्जी कंजम्पशन कम होगा और हायर फ्राइट कैरिंग कैपेसिटी होगा। लोअर CO2 फुटप्रिंट, जो फुटप्रिंट होगा इससे वो काफी कम होगा। ये रिसाइक्लेबल है 100%। मेड इन कोलैबोरेशन विद बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन एंड एल्यूमिनियम मेजर हिंडेल्को, अ सब्सिडरी ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। इसको बनाया जा रहा है कोलैबोरेशन में बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और एल्यूमिनियम मेजर हिंडेल्को के साथ मिलकर, जो कि एक सब्सिडरी है आदित्य बिरला ग्रुप का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है ट्रांसफॉर्म सोशल वेलफेयर इन इंडिया। किस तरीके से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है इसने ट्रांसफॉर्म लाया है सोशल वेलफेयर पे भारत में। तो रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लॉन्च इंडिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम एज ए लॉजिस्टिक मार्वल दैट हैड रीच्ड 100 मिलियन ऑफ पीपल एंड स्पेसिफिकली बेनिफिटेड वुमेन, द एल्डरली एंड फार्मर। अभी हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने लॉन्च किया, तारीफ किया है इंडिया के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का कि एक लॉजिस्टिक मार्वल है जिसने पहुंचा है 100 मिलियन ऑफ पीपल तक, और स्पेसिफिकली इसने बेनिफिट किया है वुमेन, एल्डरली और फार्मर्स को। फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ DBT, क्या फैक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया है सक्सेस को लेकर DBT के लिए? इंक्लूसिव फाइनेंशियल सेक्टर सिस्टम वेयर मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैव बीन यूनिकली लिंक्ड टू द फॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क। ये इंक्लूसिव फाइनेंशियल सेक्टर सिस्टम है जहां पे जो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है सोसाइटी के, उनको यूनिकली लिंक किया गया है फॉर्मल फाइनेंशियल नेटवर्क के साथ। मिशन मोड अप्रोच,
In a mission mode approach, the government endeavor to open bank account for all household, expanded Aadhaar to all and scale up the coverage of banking and telecom sector. मिशन मोड अप्रोच में गवर्नमेंट ने ओपन किया बैंक अकाउंट सारे हाउस होल्ड के लिए, एक्सपेंड किया आधार को सबके लिए और स्केल अप किया कवरेज को बैंकिंग का, टेलीकॉम सर्विस का, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एंड क्रिएटेड द आधार पेमेंट ब्रिज टू इनेबल इंस्टेंट मनी ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट टू पीपल बैंक अकाउंट। और जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है और जो क्रिएट किया गया आधार पेमेंट ब्रिज को, ये इनेबल करता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफर को गवर्नमेंट से पीपल के बैंक अकाउंट पे। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फर्दर एक्सपेंडेड इंटरऑपरेबिलिटी विद प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। और जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसने और ज्यादा एक्सपेंड किया इंटरऑपरेबिलिटी को और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को। एंड इनेबलिंग पॉलिसी डिजाइन प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड सपोर्टिव रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन अलॉट द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटिटीज इन द फाइनेंशियल सेक्टर to overcome long-standing challenges of exclusion of a large part of the population। और जो इनेबलिंग पॉलिसी डिजाइन था, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो था और सपोर्टिव रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब ने अलाउ किया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज को फाइनेंशियल सेक्टर में कि वो ओवरकम करे जो लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज है एक्सक्लूजन को लेके लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन का। लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी था सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन को लेके। तो कम्प्लेक्स और मल्टी लेयर गवर्नेंस मशीनरी, इंडिया का जो डाइवर्सिटी है, एक्सेस बैरियर और डिजिटल डिवाइड, ये कुछ प्रॉब्लम था जिसको सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन को लेके जिसको कि सॉर्ट आउट किया गया। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीबीटी स्कीम, द डीबीटी स्कीम बिगेन एज अ पायलट प्रोग्राम इन 2013-14। जो डीबीटी स्कीम था इसको स्टार्ट किया गया था पायलट प्रोग्राम के तौर पर 2013-14 पे। रूरल भारत इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस, डीबीटी हैज अलाउड द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस इफेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली टू फार्मर विद लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। डीबीटी ने अलाउ किया गवर्नमेंट को कि वो प्रोवाइड करे फाइनेंशियल असिस्टेंस इफेक्टिवली और ट्रांसपेरेंटली फार्मर को लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट के साथ। एग्रीकल्चर स्कीम जैसे कि फर्टिलाइजर या कोई भी अदर स्कीम जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम किसान सिंचाई योजना, ये सबको बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाने लगा। ये जो था बैकबोन बन गया सपोर्ट करने के लिए ग्रोथ को एग्रीकल्चर इकोनॉमी का। मनरेगा, द बेनिफिट रिसीविंग अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ड्राइव द रूरल डिमांड सप्लाई चेन। और जो बेनिफिट मिलता था महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत, इसने बढ़ा दिया रूरल डिमांड सप्लाई चेन को। इन अर्बन इंडिया पीएम आवास योजना एंड एलपीजी पहल स्कीम सक्सेसफुली यूज डीबीटी टू ट्रांसफर फंड टू एलिजिबल बेनिफिशियरी। और अर्बन इंडिया में भी पीएम आवास योजना एलपीजी पहल स्कीम ने सक्सेसफुली उपयोग किया डीबीटी का ट्रांसफर करने के लिए फंड को एलिजिबल बेनिफिशियरी के लिए। वेरियस स्कॉलरशिप स्कीम एंड नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यूज द डीबीटी आर्किटेक्चर टू प्रोवाइड सोशल स्क्रूटनी। और बहुत सारा जो स्कॉलरशिप स्कीम था, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम था, इन सब ने उपयोग किया डीबीटी आर्किटेक्चर का ताकि प्रोवाइड किया जा सके सोशल सिक्योरिटी को। डीबीटी जो था रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में भी मदद कर रहा था, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर, इसको ओपन किया गया न्यू फ्रंटियर पे ताकि ये इनेबल करे सोशल मोबिलिटी को सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। पेंडेमिक के दौरान जो एफिकेसी और रोबस्टनेस था डीबीटी नेटवर्क का, इसने मदद किया गवर्नमेंट को पहुंचने में लास्ट माइल तक और सपोर्ट किया सबसे ज्यादा डिप्राइव और जो बियर कर रहे थे लॉकडाउन के बर्डन को, उनको मदद करने में काफी हेल्प किया। फ्री राशन से लेकर नियरली 80 करोड़ पीपल को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत फंड ट्रांसफर जो किया गया वुमेन को जनधन अकाउंट होल्डर पे, और जो सपोर्ट किया गया स्मॉल वेंडर को पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत। डीबीटी ने मदद किया वल्नरेबल को शॉक जो था पेंडेमिक का उसका एब्जॉर्ब करने में, तो इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इंडिया ने मैनेज किया प्रोवाइड कर पाना फूड को और कैश सपोर्ट को रिमार्केबल 85% रूरल हाउस होल्ड को और 69% अर्बन हाउस होल्ड को डीबीटी नेटवर्क की मदद से वर्ल्ड बैंक के अनुसार। बेनिफिट इसका क्या है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये मदद कर रहा है जो लीकेज है वेलफेयर स्कीम है उसको खत्म करने में, ये मदद कर रहा है हटाने में फेक या घोष बेनिफिशियरी को और ट्रांसफर फंड हो रहा है जेन्युइन बेनिफिशियरी को, ये इंश्योर कर रहा है कि सिग्निफिकेंट सेविंग हो एक्सचेकर का, ये इनेबल कर रहा है इफिशिएंट यूटिलाइजेशन को गवर्नमेंट फंड का, और ये इन्फ्यूज कर रहा है कॉन्फिडेंस को सिटीजन का गवर्नेंस के ऊपर। लेकिन कुछ चैलेंजेस अभी भी है डीबीटी नेटवर्क को लेके, तो डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी अभी उतना नहीं है, रोबस्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अभी नहीं हो पा रहा है। एनहेंस करने की आवश्यकता है अवेयरनेस को और एम्पावर करना होगा इनोवेशन सिस्टम को। डीबीटी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये प्ले करेगा एक वाइटल रोल इंडिया के लिए पूरा करने में इसके डाइवर्स नीड को पॉपुलेशन का, और इंश्योर करेगा एक बैलेंस इक्विटेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को। तो इन सब चैलेंज को अगर कर लिया जाए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम किसान समृद्धि केंद्र। हम जानेंगे इसके बारे में, पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र जो है उसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के द्वारा, ताकि कैटर किया जा सके जो वाइड वैरायटी है इनपुट नीड का फार्मर्स के लिए, जैसे कि टेस्टिंग नीड, एक्सटेंशन सर्विस, फर्टिलाइजर, सीड इक्विपमेंट एक्सेट्रा।
गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो डेवलप करेंगे मोर देन 3 लाख फर्टिलाइजर शॉप को पूरे कंट्री पे समृद्धि केंद्र के तौर पे। इसको लॉन्च किया गया था किसान सम्मेलन 2022 के दौरान। ये पार्ट है आपका समृद्धि केंद्र के अंतर्गत का, जहां पे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वन नेशन वन फर्टिलाइजर को, जिसको एक्सप्लेन किया गया है इसके पहले के आर्टिकल पे। लॉन्च किया गया है एक ई मैगजीन को फर्टिलाइजर को लेकर इनोग्रेट किया गया, एग्री स्टार्टअप कॉन्फ्लिक्ट को भी। इंडिया जो है वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर है फर्टिलाइजर का और सेकंड लार्जेस्ट फर्टिलाइजर का कंज्यूमर भी है। ये जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना से, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है चाइना से भी, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो आपका चाइना है और इंडिया तीसरा लार्जेस्ट है। तो ये रॉ डाटा आपको याद होना चाहिए कि इंडिया पहला लार्जेस्ट इंपोर्टर है फर्टिलाइजर का, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.